सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनआईएच पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर है जो कि राजस्थान जीके के हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में सुमेलित करें। सुमेलित करें क्या दिया गया है आपको सुमेलित करने के लिए? सिक्के दे दिए गए हैं और रियासत दे दी गई है। यहाँ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तालीम शाही, कोटा। डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है तमचा शाही, तमचा शाही बूंदी। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रामशाही, प्रतापगढ़। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है क्या? गुमानशाही, धौलपुर। सुमेलित कीजिए। तो आप इसे ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं 1 2 3 4। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 4 3 2 1। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3 4 2 1 और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3 4 1 और 2। बताइए क्या करने वाले हैं। सुमेलित करें सिक्के और रियासत। कौन से सिक्के का संबंध कौन सी रियासत से है? सालिम शाही सिक्का, इसका संबंध है प्रतापगढ़ से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। यहाँ 1 आ रहा है इस वजह से कट हो गया, या 4 आ रहा है इस वजह से कट हो गया। तमचा शाही सिक्के का संबंध है धौलपुर रियासत से। 3 और 4। रामशाही सिक्के का संबंध है बूंदी से। 3 4 2। ठीक है, 3 4 और 2। इसके अलावा गुमाशाही सिक्के का संबंध है कोटा रियासत से। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। सालिम शाही सिक्का प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन। तमचा शाही सिक्के का संबंध धौलपुर रियासत से है, चौथा ऑप्शन। और रामशाही सिक्के का संबंध है बूंदी रियासत से, दूसरा ऑप्शन। और गुमाशाही सिक्के का संबंध है कोटा रियासत से। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिक्के और रियासत भी दिए जा सकते हैं। या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता हूँ, आखिर शाही सिक्का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आखिर शाही सिक्का या फिर डोरिया सिक्का, डोरिया सिक्का, इसका संबंध कौन सी रियासत से है? तो जैसलमेर रियासत से। या फिर पूछा जा सकता है झाड़शाही सिक्का, झाड़शाही सिक्का का संबंध है जयपुर रियासत से। या फिर पूछा जा सकता है माणकशाही सिक्का, माणकशाही सिक्के का संबंध कौन से रियासत से है? तो करौली से। ठीक है, माणकशाही सिक्का, माणकशाही सिक्का, इसका संबंध है करौली से। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? कि जिसमें राजा की दैनिक दिनचर्या लिखी जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शंस में आपको दिया गया है कमठाना बही। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हुकूमत बही। और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हकीकत वही। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या? दस्तूर सोमवार। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में, कि जिसमें राजा की दैनिक दिनचर्या लिखी जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? जिसमें राजा की दैनिक दिनचर्या लिखी जाती है वे क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या कहलाएगी? हकीकत वही। या राइट आंसर सी आंसर हो जाएगा हमारा। जबकि जो कमठाना वही है, इसमें तो क्या जानकारी मिलती है कमठाना वही में? बताइए, कमठाना जो वही है इसमें क्या जानकारी मिलती है? निर्माण संबंधी कार्यों की।
निर्माण संबंधी कार्यों की जानकारी इसमें लिखी जाती है, ठीक है। इसमें कमठाना वही में। और जो हुकूमत वही है इसमें है जो कि शासकीय आदेश, शासकीय जो आदेश हैं वे लिखे जाते हैं, शासकीय आदेश लिखे जाते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि निर्माण संबंधी कार्यों की जानकारी कौन सी वही में मिलती है, तो कमठाना वही में। या फिर शासकीय आदेश लिखे जाते हैं कौन सी वही में, तो हुकूमत वही में। और है जो कि राजा की जो दैनिक दिनचर्या लिखी जाती है तो हकीकत वही में। और दस्तूर जो कोमवार है इसका संबंध है जयपुर रियासत से। और दस्तूर कोमवार में क्या होता है बताइए, इसमें जो कर्मचारियों के नाम इसमें लिखे जाते हैं, कर्मचारियों के नाम और जाति, जाति के बारे में लिखा जाता है। और दस्तूर कोमवार का संबंध कौन सी रियासत से है, जयपुर रियासत से। इसमें कर्मचारियों के नाम और उनकी जाति लिखी जाती है। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है। वही क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन कोठारी नदी, बी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है घग्गर नदी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बेड़च नदी। बताइए क्या करने वाले हो क्वेश्चन नंबर 3 में कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है पहले तो ये बताइए, बागोर सभ्यता कहाँ पर है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी पर है ये बागोर सभ्यता, तो ये है कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता। और जो बागोर सभ्यता है इसका जो उत्खनन करता है वे कौन है बताइए। बागोर सभ्यता का उत्खनन करता वी.एन. मिश्र, ठीक है। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, कौन सी नदी पर है, कोठारी नदी पर है। और इसके जो उत्खनन करता है वे है वी.एन. मिश्र। जबकि बाणगंगा नदी पर तो कौन सी सभ्यता बची हुई है बताइए, बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता। और ये बेराट सभ्यता कौन से जिले में है, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिलों में। किस नदी पर है ये, बाणगंगा नदी पर है बेराट सभ्यता, ठीक है। और घग्गर नदी पर है कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, जो कि कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में है, हनुमानगढ़। और बेड़च नदी पर कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में। कौन सी नदी पर है, आयड़ नदी पर या फिर बेड़च नदी पर। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी के किनारे। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा है भाई क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कि अर्जुनायन जनपद में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, राजस्थान के कौन से जिले आते हैं। यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, बीकानेर और जोधपुर। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई मालव जनपद, मालव जनपद। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अलवर और भरतपुर, अलवर भरतपुर। बताइए क्या करने वाले हो क्वेश्चन नंबर 4 कि अर्जुनायन जनपद में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं। अर्जुनायन जनपद में
कौन से जिले आएंगे राजस्थान के? अलवर और भरतपुर। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि मालवा जनपद में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? जयपुर और टोंक। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मालवा जनपद में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? तो जयपुर और टोंक। और बीकानेर में जोधपुर ये आते हैं जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था बीकानेर और जोधपुर। इसके अलावा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं योधे जनपद में। योधे जनपद में क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि योधे जनपद में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि वेरी घट की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ऑप्शंस गोविंद तृतीय। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पृथ्वीराज तृतीय। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है विग्रहराज चतुर्थ। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या? हमीर। बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि वेरीगढ़ की उपाधि किस शासक को दी गई है? कौन से शासक को वेरीगढ़ की उपाधि प्रदान की गई है? तो वो दी गई है गोविंद तृतीय को। राइट आंसर ए ऑप्शन, इनको दी गई है वेरीगढ़ की उपाधि। ठीक है। जबकि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई है? इन्हें दी गई है तो दल पंगुल या फिर राय पिथौरा की उपाधि। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दल पंगुल या फिर राय पिथौरा की उपाधि कौन से शासक को दी गई है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और विग्रहराज चतुर्थ को दी गई है कवि बांधव की उपाधि। कवि बांधव की उपाधि दी गई है विग्रहराज चतुर्थ को। और चौहानों का स्वर्णकाल माना गया है विग्रहराज चतुर्थ के काल को। ठीक है। जबकि हमीर को दी गई है कौन सी उपाधि? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है किसे? राणा हमीर को। और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है। तो आपको वही थ्योरी कंप्लीट करवाई जा रही है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कि मतीरेरी राण युद्ध कब हुआ? मतीरेरी राण युद्ध कब हुआ? ऑप्शंस 1544, 1527, 1518 और 1644। बताइए, मतीरेरी राण युद्ध कब हुआ था? बताइए, सभी जानते हैं इसका राइट आंसर। क्या करोगे? डी ऑप्शन 1644 में। मतीरेरी राण युद्ध हुआ था 1644 में। और किन किन शासकों के बीच में हुआ था ये युद्ध? मतीरेरी राण युद्ध। तो ये हुआ था एक तो नागौर के शासक और दूसरा बीकानेर के शासक, इन दोनों के बीच में हुआ था ये युद्ध। ठीक है। नागौर के शासक अमर सिंह राठौर और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कर्ण सिंह की क्या होती है? विजय होती है इस युद्ध में। ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मतीरेरी राण युद्ध किन शासकों के बीच में लड़ा गया? तो अमर सिंह राठौर और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के बीच में, जिसमें कर्ण सिंह की क्या होती है? विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है? ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। राठौरों का यूलिसेस कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर भी आया है एग्जाम में और आ भी सकता है। राठौरों का यूलिसेस कहा जाता है। नाम दे दी गई यहाँ पर पृथ्वीराज राठौर। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है दुर्गादास राठौर।
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मोहम्मद नैन्सी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजीत सिंह। बताइए भाई क्या करने वाले हो। क्या पूछा है कि राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है, कौन से शासक को राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेस, ध्यान देने वाली बात है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। इसके अलावा दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ मारवाड़ राव अणविंदिया मोती, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। मारवाड़ राव अणविंदिया मोती कहा जाता है कौन से शासक को, दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, राठौड़ों का यूलिसेस या फिर मारवाड़ राव अणविंदिया मोती कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। जबकि जो पृथ्वीराज राठौड़ है इनके द्वारा तो कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी, बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की गई थी, और ये रचना उत्तरी मारवाड़ी में की गई थी। ठीक है, जिसके कारण इनको कहा जाता है डिंगल का हेरोस। क्वेश्चन बनता सकता है कि डिंगल का हेरोस कहा जाता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, जिनके द्वारा बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की गई थी, और ये रचना उत्तरी मारवाड़ी में है, जिसके कारण इनको डिंगल का हेरोस कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। तो मोहम्मद नैन्सी है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मोहम्मद नैन्सी को। और नैन्सी के द्वारा नैनसिरी ख्यात ग्रंथ की रचना की गई है। इसके अलावा मारवाड़ राव परगनारी विगत, ये किसकी रचना है, मोहम्मद नैन्सी की। ठीक है, और अजीत सिंह को कहा जाता है कान का कच्चा राजा। क्वेश्चन बनकर सकता है कि कान का कच्चा राजा, कान का कच्चा राजा किस शासक को कहा जाता है, तो अजीत सिंह को। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। ठीक है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्या पूछा है भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे, जहांगीर जहांगीर ने बीकानेर के शासक, जहांगीर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को, राय सिंह को कितने का मनसबदार प्रदान किया, प्रदान किया। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं 4000, बी ऑप्शन में 5000, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 6000, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 7000। बताइए क्या करने वाले हो। कि जहांगीर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को कितने का मनसबदार प्रदान किया। बीकानेर के शासक राय सिंह वो शासक थे जो जहांगीर और अकबर दोनों के दरबार में रह चुके थे। ठीक है, अकबर और जहांगीर इन दोनों के दरबार में कौन से शासक रह चुके हैं, बीकानेर के राय सिंह। ठीक है, और अकबर के द्वारा है जो कि राय सिंह को कितने का मनसबदार प्रदान किया गया था, तो 4000 का, 4000 मनसबदार प्रदान किया था अकबर द्वारा इसको, राय सिंह को। जबकि जहांगीर के द्वारा राय सिंह को 5000 का मनसबदार प्रदान किया गया। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हो आप कि अकबर ने जहांगीर को, सॉरी अकबर ने है कि राय सिंह को कितने का मनसबदार बनाया, तो 4000 मनसबदार प्रदान किए। जबकि जहांगीर के द्वारा है कि बीकानेर के शासक राय सिंह को कितने का मनसबदार प्रदान किया गया था, तो 5000 का। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जहांगीर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को कितने का मनसबदार प्रदान किया, तो 5000 का। जहांगीर के द्वारा दिया गया था राय सिंह को 5000 का मनसबदार। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने 4000 का और जहांगीर ने 5000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा है कि प्रजा प्रतिनिधि, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई। ऑप्शन दयालदास,
बी ऑप्शन में बाकी दास, सी ऑप्शन महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रतन सिंह। बताइए भाई क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर फटाफट बताइए आप मुझे क्या करोगे। पहले ध्यान पूर्वक पढ़ो आप एक बार क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कि प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, यही पूछा गया है। तो किसके द्वारा की गई थी, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। राइट आंसर सी ऑप्शन। और प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी 1913 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। और महाराजा जो गंगा सिंह है इनके द्वारा गंग नहर का निर्माण भी करवाया गया था। गंग नहर का निर्माण कब करवाया था, 1927 में। और तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है इसमें भाग लिया था महाराजा गंगा सिंह ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया इसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। इसके अलावा चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेज, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेज की जो स्थापना है वे किसके द्वारा की गई और कब की गई थी, तो 1921 में किसके द्वारा की गई थी, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही की गई थी इसकी स्थापना 1921 में। ठीक है, इसके अलावा गंगा नहर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। इसके कारण इन्हें कहा जाता है राजस्थान का भागीरथ। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा गंगा नहर का निर्माण करवाया गया था 1927 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग इनके द्वारा ही लिया गया था। इसके अलावा चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो थ्योरी लिखवाई जा रही है आपको यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ रही है, ठीक है, एग्जाम में। तो आप थ्योरी को कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि अकबर ने किसे काबुल, बिहार व बंगाल का गवर्नर या सूबेदार बनाया। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि अकबर ने किसे काबुल, बिहार व बंगाल का गवर्नर या सूबेदार बनाया। ऑप्शन, मिर्जा राजा जय सिंह, बी ऑप्शन में सवाई जय सिंह, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मान सिंह, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है राय सिंह। बताइए क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि अकबर ने किसे काबुल, बिहार व बंगाल का सूबेदार बनाया। कौन से शासक को बनाया गया था, बंगाल, बिहार और काबुल का सूबेदार, तो मानसिंह प्रथम को बनाया गया था। ठीक है, काबुल काबुल का सूबेदार बनाया गया था मानसिंह प्रथम को कब, 1585 में। मानसिंह प्रथम ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर बिहार का बनाया गया था दूसरे नंबर पर। इसको मानसिंह प्रथम को कब बनाया गया था, 1587 में सूबेदार। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से। ठीक है, और फिर बनाया गया था बंगाल का सूबेदार। कब बनाया गया था, 1594 में मानसिंह प्रथम को सूबेदार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मानसिंह प्रथम को बिहार का सूबेदार कब बनाया गया, तो 1587 में। या फिर काबुल का सूबेदार बनाया गया मानसिंह प्रथम को 1585 में। या फिर बंगाल का सूबेदार बनाया गया था अकबर द्वारा मानसिंह प्रथम को 1594 में। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। 3 क्वेश्चनों का निर्माण हो रहा है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11
हाँ भाई, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि सुमेलित करें। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको दिया गया है, युद्ध के नाम दे दिए गए हैं। पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध 1800 ईस्वी। ठीक है। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मालपुरा का युद्ध, मालपुरा का युद्ध 1790। सुमेलित करना है क्या? और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है तुंगा का युद्ध, तुंगा का युद्ध ऑप्शन 1761 ईस्वी। और डी ऑप्शन में यहाँ दे दिया गया है क्या? भटवाड़ा का युद्ध, भटवाड़ा का युद्ध ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं 1787। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं 1 2 3 4 या फिर 4 3 2 1। इसके अलावा 2 1 या फिर 4 3। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 2 1। बताइए भाई क्या करोगी? सुमेलित करें, बताइए। पाटन का युद्ध ये कब हुआ था? पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध कब हुआ था? 1790 ईस्वी में पाटन का युद्ध। और ये किस किसके बीच में हुआ था? प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के बीच में और डी बोई, डी बोई के बीच में हुआ था ये युद्ध। ठीक है। इसके अलावा जो मालपुरा का युद्ध है ये हुआ था 1800 ईस्वी में। किस किसके बीच में हुआ था ये? तो ये हुआ था प्रताप सिंह और दौलत राव सिंधिया के बीच में। दौलत राव दिखाई तो दे रहा ना, सिंधिया के बीच में लड़ा गया था। मालपुरा का युद्ध हुआ था 1800 ईस्वी में। किस किसके बीच में? प्रताप सिंह के बीच में और दौलत राव सिंधिया के बीच में। तुंगा का युद्ध हुआ था भाई 1787 में और यह हुआ था प्रताप सिंह और महदजी सिंधिया, महदजी सिंधिया के बीच। ठीक है। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध 1787 में प्रताप सिंह और महदजी सिंधिया के बीच में लड़ा गया था। और भटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में, जो हुआ था माधो सिंह, माधो सिंह और शत्रुशाल के बीच में। क्वेश्चन बनकर रखता है यहाँ पे। तो पाटन का युद्ध 1790 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में एक, और तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में, और बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन पूछा भी जा सकता है कि किन किन के बीच में हुआ। तो पाटन का युद्ध हुआ था प्रताप सिंह के बीच में और दी बोई फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। ठीक है। मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में प्रताप सिंह और दौलत राव सिंधिया के बीच में लड़ा गया था। और तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में प्रताप सिंह और महदजी सिंधिया के बीच में। ठीक है। बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में माधो सिंह और शत्रुशाल के बीच में। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कब हुआ था और किन किन शासकों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है आपसे कि मेवाड़ का, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? इसे कहा जाता है? ऑप्शन राणा लाखा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राणा बलमन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राणा चुंडा। ठीक है, राणा चुंडा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर महाराणा कुंभा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए क्या करने वाले। ये मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। कौन से शासक को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो कहा जाता है किसे? राणा चुंडा को। क्यों कहा जाता है बताइए भाई। किसके पुत्र थे ये? राणा लाखा के पुत्र। राणा लाखा के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था? क्या नाम था? राणा चुंडा, इनके पुत्र का नाम था। और जो राणा लाखा है इनका विवाह किसके साथ हुआ था? राणा लाखा का विवाह
किसके साथ हुआ था? मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक चुंडा की पुत्री, चुंडा की पुत्री हंसाबाई, हंसाबाई के साथ हुआ था राणा लाखा का, किसका? राणा लाखा का विवाह। ठीक है, तो राणा जो चुंडा है उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे मेवाड़ के अगले राजा नहीं बनेंगे, यानी हंसाबाई का जो पुत्र होगा उसे ही मेवाड़ का राज्य राजा बनाया जाएगा। ठीक है, इस कारण है क्योंकि मेवाड़ का विष्णु पितामह कहा जाता है किसे? राणा चुंडा को। और राणा चुंडा किसके पुत्र थे? ये राणा लाखा के पुत्र थे। ठीक है, राणा लाखा के पुत्र का नाम भी पूछा जा सकता है कि राणा लाखा का पुत्र का नाम था तो राणा चुंडा। ठीक है, और राणा लाखा की जो पत्नी का क्या नाम था? तो हंसाबाई। और ये हंसाबाई किसकी पुत्री थी? तो ये मारवाड़ के शासक चुंडा की पुत्री थी। और हंसाबाई के भाई का नाम बताइए मुझे, अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि हंसाबाई के भाई का क्या नाम था, भाई का नाम बताइए, तो राणा रणमल, राणा रणमल, ये दोनों भाई बहन थे, हंसाबाई और रणमल। और किसके पुत्र और पुत्री थे ये? तो मारवाड़ के शासक चुंडा के पुत्र और पुत्री। क्या नाम है? हंसाबाई और रणमल। ठीक है, दोनों भाई बहन है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी कारण मेवाड़ का विष्णु पितामह कहा जाता है राणा चुंडा को, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे मेवाड़ के अगले राजा नहीं बनेंगे और हंसाबाई के पुत्र ही है जो कि मेवाड़ के अगले राजा बनाए जाएंगे। इस कारण कहा जाता है मेवाड़ का विष्णु पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कि त्रिभुवन नारायण मंदिर किस जिले में है? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है, यही पूछा गया है यहाँ पर। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, उदयपुर, ये ऑप्शन में चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजसमंद, और डी ऑप्शन में पाली। बताइए क्या करोगे कि तिरुभुवन नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है तिरुभुवन नारायण का मंदिर? कौन से जिले में? तो चित्तौड़गढ़ जिले में है तिरुभुवन नारायण मंदिर। और जो तिरुभुवन नारायण मंदिर है इसके निर्माता कौन है? क्वेश्चन बनकर रख सकता है। ये त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता का नाम बताइए। तो कौन थे? भोज परमार, भोज परमार के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर का। और ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे समीदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है कि राजस्थान में स्थापत्य कला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं, महाराणा कुंभा, डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है महाराणा सांगा, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है महाराणा अवधूत, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई महाराणा प्रताप। बताइए क्या करने वाले कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, स्थापत्य जो कला की जनक है वे कहलाते हैं महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधि दी गई है? इन्हें अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव उपाधि, अभिनव भट्टाचार्य की, या फिर हाल गुरु की, हाल गुरु, या फिर दान गुरु की उपाधि कौन से शासक को दी गई है? महाराणा कुंभा को। इसके अलावा स्थापत्य कला का जनक भी महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इसके अलावा जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा, इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ हैं जो कि लिखे गए हैं? बताइए। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा,
या फिर सूर प्रबंध, सूर प्रबंध, सुधा प्रबंध, चंडी शतक, चंडी शतक, या फिर रसिक क्रिया ट्यूशन बनकर आ सकता है। इन ग्रंथों के लेखक हैं कौन? महाराणा कुंभा। और महाराणा जो कुंभा है एक ऐसे शासक है जिन्होंने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया था इनके द्वारा? एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके अलावा मचान दुर्ग, बसंतगढ़ का किला और अचलगढ़ का किला, ये महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए प्रमुख किले हैं। इसके अलावा विजय स्तंभ का निर्माण भी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, जिसके अंतर्गत 9 मंजिलें। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, या कोई ग्रंथ का नाम पूछा जा सकता है, या फिर महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई है। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिक्कानी ने स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल, तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया, यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं जलाल का। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भगवंत दास। सी ऑप्शन में मान सिंह, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है टोडरमल। बताइए भी क्या करने वाले हो। राइट आंसर कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा गया था? देख लीजिए आप। सबसे पहले तो भेजा गया था भाई सर्वप्रथम भेजा गया जलाल खां को, जलाल खां को। कब भेजा गया था? 1572 ईस्वी में। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर भेजा गया था मानसिंह को, और मानसिंह को भेजा गया था 1573 ईस्वी में। और तीसरे नंबर पर भेजा गया था भगवंत दास को 1573 सितंबर 1573 ईस्वी में। और चौथे नंबर पर भेजा था टोडरमल को 1573 ईस्वी में दिसंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया। किसे भेजा गया था तीसरे शिष्टमंडल के रूप में? भगवंत दास को। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले जलाल खां को 1572 ईस्वी में, उसके बाद भेजा गया था मानसिंह को जून 1572 में, और भगवंत दास को भेजा था 1573 में सितंबर में। ठीक है, और टोडरमल को दिसंबर 1573 ईस्वी में। ये क्रम इस प्रकार से। ठीक है, तीसरा भी पूछा जा सकता है, चौथा भी पूछा जा सकता है, प्रथम भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन हेमरत्न सूरी, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चक्रपाणि मिश्र, चक्रपाणि मिश्र। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मोनोप्लेन, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई भागवत। बताइए भाई क्या करोगे कि मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना? चार ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? चक्रपाणि मिश्र के द्वारा। और जो ये चक्रपाणि मिश्र थे ये किसके दरबारी विद्वान थे? नाम बताइए, नाम भी दिया जा सकता है आपको। ये जो चक्रपाणि मिश्र हैं ये किसके दरबारी विद्वान थे? कौन से शासक के दरबारी विद्वान थे ये? तो ये थे महाराणा प्रताप।
महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिनके द्वारा मूर्त माला ग्रंथ की रचना की गई है। इसके अलावा जो हेमरत्न सूरी है ये भी किसके दरबारी विद्वान थे? महाराणा प्रताप के। ये दोनों ही महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। और हेमरत्न सूरी के द्वारा तो कौन सी रचना की गई है, कौन से ग्रंथ की? गोरा बादल, गोरा बादल, पद्मनी, पद्मनी चौपाई, पद्मनी चौपाई की रचना किसके द्वारा की गई है? हेमरत्न सूरी के द्वारा। और जो मूणत नेसी है ये किसके दरबारी विद्वान थे? यहाँ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो मूणत नेसी है किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान। और मूणत नेसी के द्वारा आपको भी बताया था मैंने, नैणसिरी ख्यात, नैणसिरी ख्यात या फिर मारवाड़, मारवाड़ परगनारी विगत, परगनारी विगत ग्रंथ की रचना की गई है। और जो भाव बढ़ते किसके दरबारी विद्वान थे? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चनों का निर्माण हो रहा है। किसके दरबारी विद्वान थे? फटाफट नाम बताइए। अनूप सिंह के, अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे भाव भट्ट। और भाव भट्ट के द्वारा अनूप संगीत विलास की रचना की गई थी। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अनूप संगीत विलास के लेखक है तो भाव भट्ट। और भाव भट्ट किसका दरबारी विद्वान था? तो अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, नाम भी दिए सकते हैं इन दरबारी विद्वानों के आपको। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है कि देवारी का समझौता, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। देवारी का समझौता कब हुआ, यही पूछा गया है यहाँ पर। देवारी का समझौता कब हुआ? ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं 1860 या फिर 1660। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1707 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1708। बताइए कि देवबारी का समझौता कब हुआ? कब हुआ था ये देवबारी का समझौता? देवबारी का समझौता हुआ था 1708 ईस्वी में। और किन किन के बीच में हुआ था ये देवबारी का समझौता और कहाँ पर हुआ था ये देवबारी का समझौता? तो ये हुआ था उदयपुर में। और किस किसके बीच में हुआ था ये देवबारी का समझौता? तो ये हुआ था उदयपुर के शासक, उदयपुर के शासक अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनकर आया है कि देवबारी का समझौता किन किन शासकों के बीच में हुआ? तो अमर सिंह द्वितीय के बीच में, इसके अलावा आमेर के शासक, आमेर के शासक सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, इनके बीच में हुआ था देवबारी का समझौता। कब हुआ था? 1708 में। किन किन के बीच में? अमर सिंह द्वितीय, अजीत सिंह और सवाई जयसिंह के बीच में। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। हमसे तो यही पूछा गया कि देवबारी का समझौता कब हुआ? 1708 ईस्वी में और उदयपुर में हुआ था ये समझौता। किसके खिलाफ हुआ था ये समझौता, ये भी बताइए। बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ हुआ था ये समझौता देवबारी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो गया कंप्लीट, 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1977 ईस्वी में डूंगरपुर के किस राजा को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन विजय सिंह, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? लक्ष्मण सिंह, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगर सिंह और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गोपीनाथ। बताइए
कि 1977 ईस्वी में डूंगरपुर के किस राजा को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था? कौन सा शासक थे वे डूंगरपुर के, जिन्हें 1977 ईस्वी में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था? और वो थे लक्ष्मण सिंह। ठीक है, डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह थे। राइट आंसर बी ऑप्शन। देखिए जो विजय सिंह है, इनके द्वारा डूंगरपुर में कौन से तालाब का निर्माण कराया गया था? एडवर्ड एडवर्ड सागर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विजय सिंह के द्वारा। कहाँ पर करवाया गया था? डूंगरपुर में। क्वेश्चन बनकर कर सकता है कि एडवर्ड सागर तालाब कहाँ पर है, कौन से जिले में है? तो डूंगरपुर में, जिसका निर्माण विजय सिंह द्वारा करवाया गया था। और जो डूंगर सिंह है, इनके द्वारा डूंगरपुर को बागड़ की राजधानी बनाई गई। राजधानी बनाई गई। ठीक है। या फिर गोपीनाथ, इनके द्वारा गेप सागर तालाब निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गोपीनाथ के द्वारा। गेप सागर तालाब कहाँ पर है? डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था। ये भी डूंगरपुर के शासक थे। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई। 18 हो गया। 19 कि मेवाड़ में सामंत सामंत मेवाड़ में सामंतों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन दे दिए गए हैं 3 में, या फिर 5 में, या फिर 4 में, और डी ऑप्शन में दिया गया है 2। बताइए बताइए भाई, क्या करोगे? कि मेवाड़ में सामंतों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? कितनी श्रेणियों में बांटा गया है मेवाड़ में? मेवाड़ में सामंतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सामंतों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। ठीक है। 16 सरदार, ये कहलाते हैं उमराव। ठीक है। दूसरे नंबर पर 32 सरदार, और तीसरे नंबर पर बांटा गया है गोल। ये 3 श्रेणियां हैं। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि मारवाड़ में सामंतों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो कितनी श्रेणियों में बांटा गया है मारवाड़ में? बताइए। 4। मारवाड़ में 4 भागों में बांटा गया है इन सामंतों की श्रेणियों को। कौन कौन सी? एक तो बांटा गया है राजवी, दूसरा बांटा गया है सरदार, गनायत और मुत्सदी। ठीक है। राजवी, सरकार, इसके अलावा गिनायत और मुत्सदी। तो यहाँ पर मेवाड़ में सामंतों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। और मारवाड़ में सामंतों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये थे आज के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन नंबर 19? अभी तो 19 हुआ है, अभी तक क्वेश्चन और बच रहा है। ठीक है। कि मेवाड़ में सामंतों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। 16 सरदार कहलाते थे उमराव। दूसरी श्रेणी में बांटा गया है 32 सरदार, और तीसरी श्रेणी में बांटा गया है गोल को। और मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां बताई गई है। राजवी, इसके अलावा सरदार और गिनायत और मुत्सदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन और बच रहा है अभी तो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा है? कि कुवाड़ा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, 9 अगस्त 1858 और 9 अगस्त 1857। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए फटाफट, कुवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था ये कुवाड़ा का युद्ध?
और किन के बीच में हुआ था कुआड़ा का युद्ध? तो कुआड़ा का युद्ध हुआ था सबसे पहले 9 अगस्त 9 अगस्त 1858 को। किनके बीच में हुआ था ये कुआड़ा का युद्ध? तो ये हुआ था तात्या टोपे और रॉबर्ट के बीच में। ठीक है, जिसमें रॉबर्ट की क्या होती है, विजय होती है कुआड़ा का युद्ध। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुआड़ा का युद्ध हुआ था 9 अगस्त 1858 को, क्योंकि 8 सितंबर 1857 को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। दोनों में अंतर है। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, और जो बिथोड़ा का युद्ध है ये किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था ठाकुर खुशहाल सिंह और ओनार के बीच में, जिसमें ओनार क्या होता है, मारा जाता है। ठीक है, और खुशहाल सिंह की इस युद्ध में विजय होती है, क्योंकि 18 सितंबर 1857 को हुआ था चेलावाद का युद्ध। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, बनकर आ सकता है कि चेलावाद का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को। किन किन के बीच में हुआ था ये? तो ये भी ठाकुर खुशहाल सिंह और मैकमोहन के बीच में, जिसमें मैकमोहन का क्या कर दिया गया था, सिर काट दिया गया था, और मैकमोहन मारा जाता है इस युद्ध में। और इस युद्ध में भी ठाकुर खुशहाल सिंह की विजय होती है। तो यहाँ तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।